हाय। हॉर्मोन्स 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 वेल ये हॉर्मोन्स जो हैं इसकी बात हम हमारी पिछली मुलाकात में कर चुके हैं, जहां हमने देखा कि ये हॉर्मोन्स क्या कुछ कर सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर, राइट। ये आपकी बॉडी में ग्रोथ करवा सकते हैं, इमोशंस को लेके आ सकते हैं, या आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस परफॉर्म करवा सकते हैं, मैचुरेशन भी करवा सकते हैं आपकी बॉडी की सेल्स की। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं ये हॉर्मोन्स के ही होते हैं। बट वेल आज की हमारी इस मुलाकात में हम जानेंगे कि ये हॉर्मोन्स जो हैं इनको कोई तो होगा जो बनाता होगा, कहाँ से बनते हैं ये हॉर्मोन्स। तो यस यू गेस इट राइट, हम आज बात करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, जिसमें हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे, राइट। तो आज हमारा जो मुलाकात या रूबरू हम होने वाले हैं वो होंगे हम ग्लैंड्स के साथ। डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल होगा कोऑपरेटिव वर्ल्ड का, राइट। सर चैप्टर पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, एग्जाम्पल होगा कोऑपरेटिव वर्ल्ड का, ये क्या लिंक है इसका? सो वेल देखो, जैसे एक कोऑपरेटिव वर्ल्ड में होता है ना कि एक कंपनी है ना, जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो आप उन एम्प्लॉय को रिलेट करो आपके ऑर्गन्स के साथ, है ना, या ग्लैंड्स के साथ आप उसे रिलेट कर सकते हो। अब वो एम्प्लॉय जो है उन सब एम्प्लॉय को कंट्रोल करने वाला एक मैनेजर होता है। तो आप उस सभी ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उनको कंट्रोल करने वाला एक मैनेजर भी है, जिसे आप कहते हो पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। अब उस कंपनी में जैसे मैनेजर है तो मैनेजर के ऊपर भी कौन होता है? बॉस, है ना, जो है ना सब चीज़ों का ध्यान रखेगा, कंट्रोल करेगा, है ना। तो ऐसी हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मैनेजर, लेकिन उस मैनेजर का भी एक बॉस है जिसे आप कहते हो हाइपोथैलेमस, राइट। तो एक कोऑपरेटिव वर्ल्ड की तरह ही हमारी बॉडी में ये सारा फंक्शन जो है परफॉर्म हो रहा होता है। एंड ऑब्वियसली हाइपोथैलेमस, है ना, तो हाइपोथैलेमस जो है वो कौन है? ही इज़ द किंग ऑफ द किंगडम। तो उस किंग की भी हम बात करेंगे कि कैसे वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस मुलाकात को। यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस सीरीज़। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द ग्लैंड्स। सो भाई अब हम अपनी पहली ग्लैंड के साथ आगे बढ़ेंगे एंड दैट्स गोइंग टू बी योर पिट्यूटरी। आपको पता है कि हमने कितनी सारी ग्लैंड्स पढ़ी थी। हमने स्टार्ट किया था ब्रेन की ग्लैंड्स के साथ, जहाँ पे 3 ग्लैंड्स थी, पहली पिट्यूटरी, दूसरा हाइपोथैलेमस एंड तीसरा पाइनियल ग्लैंड। फिर आपके जो नेक है वहाँ पाई जाती है आपकी थायराइड ग्लैंड, हार्ट के पास आपकी पाई जाएगी थाइमस ग्लैंड, और पेनक्रियास, देन टेस्टिस, ओवरीज और एड्रिनल ग्लैंड। ये सारी ग्लैंड्स हमें पढ़नी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं और क्या है ये इसकी बात करते हैं। पहले पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर मैं लोकेशन की बात करूं कि ये कहाँ पाई जाती है, तो अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड को ना मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, तो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यही है जो आपके, जैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है तो ये आपकी बॉडी के बहुत सारे जितने भी ग्लैंड्स हैं उन सबको कंट्रोल करती है। फिर चाहे आप बात करो आपके पेनक्रियास की, फिर चाहे आप बात करो गोनेट्स की, एड्रिनल की, है ना, ऐसे जितने भी आपकी बॉडी में ग्लैंड्स हैं वो सारे ग्लैंड्स जो हैं उन्हें कंट्रोल करने वाली ग्लैंड यही है। तो इट्स लाइक जस्ट एक्टिंग एज अ मैनेजर। ओके, तो वी कॉल इट एज अ मास्टर ग्लैंड। हालांकि इसका भी एक ऊपर बॉस होगा, वो बॉस कौन है? हाइपोथैलेमस। उसकी बात हम ये अब थोड़ी देर बात करेंगे। ठीक है, लोकेशन क्या होती है इस ग्लैंड की? तो आप कहेंगे कि ये पाई जाती है आपके क्रेनियम बोन्स के अंदर। आपको अगर याद हो तो पिछले चैप्टर में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में वहाँ हम पढ़ते हैं हमारी क्रेनियम के बोन्स के बारे में। सो वी आर हैविंग द पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन एंड पीछे वाली टेम्पोरल बोन एंड ऑसिपिटल बोन, राइट। पैराइटल, इट्स फ्रंटल, इट्स पैराइटल, इट्स टेम्पोरल एंड इट्स ऑसिपिटल। इसके अलावा हमारे ब्रेन के अंदर भी 2 बोन्स होती हैं, विच इज कॉल्ड एज स्फेनॉइड एंड इथेनॉइड बोन। उसमें से एक बोन है आपकी स्फेनॉइड, ठीक है। तो ये आपके ब्रेन के अंदर पाई जाएगी, मतलब आपके क्रेनियम के अंदर पाई जाएगी, एंड दिस इज व्हाट यू कैन सी द स्फेनॉइड बोन हियर। ओके, ये है स्फेनॉइड बोन, और इस बोन के अंदर जो है पाया जाता है तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली ग्लैंड के साथ, विच इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। और
ये जो है आपके पास आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, वो सारी ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा था कि आपके ब्रेन में 3 ग्लैंड्स होती हैं, पाइनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस। उसके बाद आपके नेक रीजन में थायराइड पाई जाती है। हार्ट के पास पाई जाएगी आपकी थाइमस ग्लैंड, देन पेनक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस, ओवरीज। ये सारी ग्लैंड्स हमें डिस्कस करनी है, बट पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। क्यों? बिकॉज दिस पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो हैविंग अ फैंसी नेम कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। क्यों? बिकॉज यही वो ग्लैंड है जो आपकी बॉडी के जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स हैं ना, उन सबको कंट्रोल कर सकती है। जैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो ये आपकी बॉडी के अंदर जो गोनैड्स हैं उन्हें भी कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर जो पेनक्रियाज है उसे भी कंट्रोल करती है। आपकी बॉडी के अंदर जो थायराइड ग्लैंड्स हो गए, है ना, तो ये सारे जो ग्लैंड्स होते हैं इन सबको भी ये कंट्रोल करती है। तो बॉडी में जितने डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स हैं उन सबका कंट्रोल इसके पास है। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसकी लोकेशन क्या होती है, कहाँ पाई जाती है। तो अगर हम बात करें इसकी लोकेशन के बारे में, तो आपको अगर याद हो तो नर्वस सिस्टम में हमने ना क्रेनियम बोन्स पढ़ी थी, राइट। तो उस कौन कौन सी क्रेनियम बोन्स होती हैं, रिवाइंड करो। आगे वाली फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड पीछे वाली ऑसिपिटल, राइट। तो ये कुछ बोन्स हैं हमारे पास, क्रेनियम बोन्स, ठीक है। इसके अलावा 2 बोन्स और होती हैं जो आपके क्रेनियम बॉक्स के अंदर हैं, स्फेनॉइड एंड एथेमॉइड। उसमें से एक बोन मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करी है, एंड दैट इज एथेमॉइड, स्फेनॉइड बोन। तो ये क्या है, ये है स्फेनॉइड बोन। और इस स्फेनॉइड बोन में ना एक डिप्रेशन आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे जस्ट लाइक अ पाउच बन चुका है, जिसके अंदर ये पिट्यूटरी ग्लैंड धंसा हुआ है, राइट। सो दिस पर्टिकुलर द कैविटी इज कॉल्ड एज सेला टर्सिका। तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ कौन सी बोन में पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, तो आप कहोगे स्फेनॉइड बोन। एंड वो कैविटी कौन सी है जिसके अंदर वो लोकेटेड है, एंड दैट कैविटी इज कॉल्ड एज सेला टर्सिका, ठीक है। तो लोकेशन क्या होगी, इनसाइड स्फेनॉइड बोन, ठीक है। और उसमें भी आप क्या कहेंगे, उसके अंदर भी कहाँ पाई जाएगी, इट विल बी लोकेटेड इनसाइड द कैविटी, एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड एज सेला टर्सिका, ठीक है। सेला टर्सिका के अंदर ये पाई जाती है, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज। तो लोकेशन क्लियर हो गई, है ना। अगर इसके हम साइज़ की बात करें, कितनी बड़ी होती है ये, तो बहुत छोटी सी है ना। इसका साइज़ जो होगा वो होगा 1 से 3 सेंटीमीटर, एंड जो इसका वेट होगा दैट विल बी 0.5 ग्राम। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट द डेटा जो आपको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये जो है ना, ये ऊपर हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी है, ये आपस में कनेक्ट हो रखे हैं एक बैंड के साथ, ठीक है। एंड दिस बैंड इज कॉल्ड एज इनफंडिबुलम। ओके, तो आई एम राइटिंग अ पॉइंट हियर, दैट इज पिट्यूटरी is connected with hypothalamus with a stalk, and what do we call this stalk? Known as infundibulum, या इसी को आप पिट्यूटरी स्टॉक भी कहते हो, ठीक है। तो पिट्यूटरी स्टॉक या फिर इनफंडिबुलम के थ्रू ये इसके साथ क्या होती है, आपस में कनेक्टेड होती है। इसके अलावा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका ओरिजिन कैसा होता है। तो इसका जो ओरिजिन है दैट इज एंडोडर्मल, मेसोडर्मल, ये एक्टोडर्मल, यू रिमाइंड मी, बताओ फास्ट वी कॉल इट कि ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, ठीक है। एक्टोडर्म से ये ड्राइव होती है, एंड इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो आपकी बॉडी की सबसे छोटी ग्लैंड भी कही जाती है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम बात करते हैं कि यार ये जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो पिट्यूटरी के स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे ना, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर 2 पार्ट्स हैं। एक है एंटीरियर वाला पार्ट जो बाहर की आंखों की तरफ होगा, एक है पोस्टीरियर वाला पार्ट जो पीछे की तरफ होगा। पिट्यूटरी का साइंटिफिक नेम जो होता है ना, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो होता है हाइपोफाइसिस। साइंटिफिकली आप इसे हाइपोफाइसिस कहते हो। जैसे ब्रेन का साइंटिफिक नेम क्या है,
सेफेलॉन, मतलब ब्रेन के लिए एक टर्म हम यूज़ करते हैं सेफेलॉन, ऐसे ही पिट्यूटरी के लिए हाइपोफाइसिस। अब आगे वाला हाइपोफाइसिस है तो उसे कहते हैं एंटीरियर हाइपोफाइसिस और पीछे वाला पोस्टीरियर, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आगे वाले का साइंटिफिक नेम पड़ जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस और पीछे वाले का न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओके, चलिए लिखते हैं इस बात को फटाफट से। डू यू हैव मोर स्लाइड? यस, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो इस पिट्यूटरी के एक्चुअली दो पार्ट्स होंगे, एक होगा एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, एक है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस। एंड पोस्टीरियर का साइंटिफिक नेम है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। नाउ अगर हम बात करें कि ये जो आपका एडिनो हाइपोफाइसिस है ये कैसे ओरिजिनेट हुआ, ये बना कब था, तो इस पे सवाल कई बार आ चुका है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि इसका ओरिजिन जो हुआ था ना, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में आपके पास क्या था, यहाँ फेरिंग्स वाले पार्ट से एक आउटग्रोथ हुई थी। उस आउटग्रोथ को आप कहते हो रथकिस पाउच। रथकिस पाउच से ये जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है ये डेवलप हुआ है। ठीक है, तो इसका ओरिजिन के बारे में अगर आप कहोगे तो क्या कहोगे? यू विल से ओरिजिनेट फ्रॉम रथकिस पाउच। ठीक है, रथकिस पाउच फ्रॉम, या जो क्या है आपकी फेरेंजियल आउटग्रोथ है, दैट इज फेरेंजियल आउटग्रोथ। इन एम्ब्रियोनिक लाइफ। ठीक है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या हुई, फेरिंग से एक आउटग्रोथ हुई एंड दिस आउटग्रोथ इज एक्चुअली कॉल्ड एज रथकिस पाउच एंड वहाँ से आपका एडिनो हाइपोफाइसिस बना था। अगर हम बात करें न्यूरो हाइपोफाइसिस कहाँ से बना है, तो ये सिंपली आपकी जो न्यूरल ट्यूब है वहाँ से आपका ये जो है सिंपली पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये डिराइव होता है। तो आप कहेंगे ओरिजिनेट फ्रॉम न्यूरल एक्टोडम, तो वहाँ से इसका ओरिजिन है। ठीक है, अब जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है, मैं डायग्राम अगर आपको बना के दिखाऊं तो इट्स समथिंग लाइक, ये है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी जिसमें एक छोटा सा लोब और होगा, इसे अभी हम काउंट करेंगे, और ये है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, सो दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड दिस इज पोस्टीरियर। ओके, अब इसके दो पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है ना ये दो पार्ट से बना हुआ है, एक ये आगे वाला और एक इसके बीच में आपको ये पार्ट जो दिख पा रहा है, ठीक है, बीच वाला। सो ये दोनों ही पार्ट एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं एंड इस वाले को आप कहते हो पार्स डिस्टैलिस और इसे आप कहते हो पार्स इंटरमीडिएट। जस्ट फॉर योर रिमाइंडर, आप जानते हैं कि सब हम ग्लैंड पढ़ रहे हैं, तो ग्लैंड से तो मतलब ये हार्मोन्स निकालेंगे, तो ये जो पार्ट्स हम पढ़ रहे हैं ये हार्मोन्स निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो पीछे वाला पार्ट है जो कि पोस्टीरियर का है, इसे आप कहते हो पार्स नर्वोसा। ठीक है, आई रिपीट, आपके पिट्यूटरी के दो पार्ट है, एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर को फर्दर दो सेक्शंस में डिवाइड किया आपने, एक को आप कहोगे क्या, पार्स डिस्टैलिस, एक को आप कहोगे पार्स इंटरमीडिएट। ठीक है, जो मिडिल लोब में होगा, और पीछे वाला क्या है, पार्स नर्वोसा। ठीक है, जैसे आई एम गिविंग यू अ हिंट, बाकी आपको मैं समझा दूंगा कि ध्यान रखना कि जस्ट फॉर अ हिंट, ओके, कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है ना ये आपके डायरेक्टली नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, लेकिन जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ना ये इनडायरेक्टली कंट्रोल में है। कंट्रोल में तो है, हाइपोथैलेमस दोनों को ही कंट्रोल करेगा, लेकिन ये डायरेक्ट कंट्रोल में है और ये थोड़ा इनडायरेक्ट कंट्रोल में होता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, इतनी बात आई समझ में जो स्लाइड पर लिखा हुआ है। ओके, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये फर्दर इसके दो लोब्स हो जाएंगे, एक को आप कहोगे पार्स डिस्टैलिस और एक को आप कहोगे पार्स इंटरमीडिएट। क्या करते हैं ये हार्मोन्स निकालते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स? तो जो आपका पार्स डिस्टैलिस जो है ये काफ़ी सारे हार्मोन्स निकालेगा, ये 6 हार्मोन्स निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो आपका पार्स इंटरमीडिएट है ये भी हार्मोन्स निकालेगा, मगर सिर्फ एक ही हार्मोन,
ये सिर्फ एक हार्मोन निकालता है, कौन सा है वो भी हम पढ़ेंगे। और जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इसमें कौन सा पार्ट आता है? इसमें आता है आपका पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा जो है ये कौन सा हार्मोन निकालता है? तो ये अपने 2 हार्मोन्स निकालता है, बट एक्चुअली में वो हार्मोन्स इसने नहीं बनाए हैं। वो हार्मोन्स जो हैं वो एक्चुअली हाइपोथैलेमस ने बनाए थे, और उन हाइपोथैलेमस ने उन हार्मोन्स को इसमें डाल दिया कि तू स्टोर कर ले और रिलीज़ करवा दियो। तो ओरिजिनली इसने कोई हार्मोन नहीं बनाए पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने, सारे हार्मोन्स किसने बनाए हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ने। ठीक है, तो अब जो मैं हार्मोन आपका लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये हार्मोन किसने बनाया है? पोस्टीरियर ने या हाइपोथैलेमस ने? हाइपोथैलेमस ने बनाया और इसको पोस्टीरियर में डाल दिया। ठीक है, तो आप कहोगे कि इसके पास भी 2 हार्मोन्स होंगे, 2 हार्मोन्स। कौन कौन से? एक होता है ADH, एक होता है ऑक्सीटोसिन। ये दोनों ही हार्मोन्स जो है सिक्रेटेड या प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के पास ना कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं, वो उसकी मदद से बनाता है, तो इट इज सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ने इन हार्मोन्स को बनाया है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने नहीं बनाया, वो सिर्फ इसको स्टोर करेगा। ठीक है, इस बात को एज अ नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास पिट्यूटरी के बारे में जो स्ट्रक्चर के बारे में जो बातें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। तो एक बार फटाफट से रिवाइंड मारो, फिर हम इसके हार्मोन्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये वेट कितना है इसका, कहाँ पाया जाता है? ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। हाइपोफाइसिस साइंटिफिक नेम है। एक्टोडर्मिस जो है इसका ओरिजिन होता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर के फर्दर 2 पार्ट्स होंगे, पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिएट, और पोस्टीरियर का पार्ट होगा पार्स नर्वोसा। ओके, दिस इज हाउ वी कंप्लीट दिस। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। ये आप एक बार डायग्राम देख लीजिए, है ना, बहुत खूबसूरत सा डायग्राम है। तो पहले लोकेशन देखो कि आपका ये ब्रेन था, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो आपका पीछे वाला सेरिबेलम है, सेरिबेलम के पास कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? पाइनियल ग्लैंड। तो ये सेरिबेलम है तो इसके पास होगी ये पाइनियल ग्लैंड। और आँखें, इस पर्सन की आँख यहाँ होगी, है ना, तो आँखों के पास कौन सी ग्लैंड होगी? पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे ये लोकेशन जो है, दिस इज द लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी, जो कौन सी बोन में सिचुएटेड है? स्फेनॉइड बोन में। कैविटी इज कॉल्ड एज सेला टर्सिका। ये स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम में, ऑप्टिक चैस्मा, एक्स शेप बॉडी होती है। पीछे है मैमिलरी बॉडी, जो कि आप जानते हैं कि इट इज़ द मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक, राइट। सिर्फ मैमल्स के पास पाई जाएगी ये। इसके अलावा दिस इज हाइपोथैलेमस, और ये एक इन्फेंटिबुलम है जो कनेक्ट करेगा। और नीचे आप अगर आओगे तो नीचे आपको दिखेगा ये एंटीरियर पिट्यूटरी, है ना, दिस होल इज एंटीरियर पिट्यूटरी। एंड ये पीछे वाला जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में 2 पार्ट्स हैं, एक को आप कहोगे पार्स डिस्टेलिस, और बीच वाले जो मिडिल लोब है इसे आप कहोगे पार्स इंटरमीडिएट। तो होपफुली ये पूरा जो है आपको कम्प्लीटली क्लियर हो चुका है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑल्सो। डन, आगे बढ़े। चलिए, तो लेट्स टॉक अबाउट, ये देखो एक बार मैंने आपको स्फेनॉइड कैविटी भी दिखा दी है कि आपको पता है कि ये आपकी फ्रंटल बोन हो गई, ये आपकी हो गई साइड की टेम्पोरल बोन, ये हो गई पैराइटल बोन, ये ऑसिपिटल बोन। अब इस डोर को अगर आप ओपन कर दोगे ना, तो डोर को ओपन करने के बाद आपको क्या दिखेगा? इस तरीके से खाली स्पेस। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपकी स्फेनॉइड बोन है, और बीच में जो आप कैविटी देख पा रहे हैं स्फेनॉइड बोन की, दिस कैविटी में पाया जाता है कौन? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। होपफुली नाउ इट्स क्रिस्टल क्लियर, इससे ज़्यादा क्लियर तो क्या ही होगा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं इसके हार्मोन्स की। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करेगा। ठीक है, सेट ऑफ हार्मोन्स है, लिखते हुए चलेंगे, फिर बाद में इसको याद भी कर लेंगे। पहले समझते हैं फिर याद करेंगे। तो पहला हार्मोन कौन सा सिक्रीट कर रहा है आपका पिट्यूटरी? वो है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है कि ये ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका एक और नेम है, ऑल्सो कॉल्ड एज सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। अच्छा, इस वाले चैप्टर में ना नाम तो आप याद रख ही रहे हो, थोड़ी सी आपकी परेशानी बढ़ाने के लिए आपको ना इनकी शॉर्ट फॉर्म भी याद रखनी है। तो ग्रोथ हार्मोन को आप GH भी कहते हो, GH। सोमैटोट्रोपिन हार्मोन को आप STH भी कहते हो। ठीक है, तो ये हार्मोन्स कौन सिक्रीट कर रहा है? आपका पिट्यूटरी वाला पोर्शन जो है कंट्रोल सिक्रीट कर रहा है। अब ये हार्मोन को किसने सिक्रीट किया? एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी? तो आप कहोगे इसको सिक्रीट किया एंटीरियर पिट्यूटरी ने। ठीक है, कौन से लोब से निकला? ये आगे वाले एंटीरियर लोब से ये हार्मोन निकलता है। नाउ फंक्शन क्या होता है इसका? तो इसका काम होगा, पहली चीज़ तो नाम है ना, ग्रोथ हार्मोन। तो ये आपकी बॉडी के अंदर मसल्स का ग्रोथ करवाएगा, बोन्स की इलोंगेशन करवाएगा, प्रोटीन, बचपन से मम्मा बोलती है कि आप प्रोटीन खाओ, तो प्रोटीन्स का एनाबॉलिज्म करवाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप कह सकते हो कि आपकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
तो क्या काम होगा इसका? पहला काम प्रोटीन एनाबॉलिज्म, प्रोटीन एनाबॉलिज्म। दूसरा काम होता है इसका कि आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है ना एंड जो कैल्शियम है, प्रोटीन और कैल्शियम का रिटेंशन या फिर एब्जॉर्प्शन करवाए, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ये हो गया दूसरा काम। तीसरा काम होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं उनकी इलोंगेशन करवाए, सॉरी मसल्स की ग्रोथ करवाए, और जो आपकी बोन्स हैं उनका इलोंगेशन करवाए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का कंजर्वेशन भी करवाता है, इंक्रीज ग्लूकोज कंजर्वेशन। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको पता है कि आपकी सेल्स का खाना क्या होता है? ग्लूकोज। तो सेल्स को अगर ग्रो करना है तो खाना देना पड़ेगा, तो इसलिए आपकी बॉडी में ग्लूकोज कंजर्वेशन बढ़ा देगा। अब यहाँ से आप एक बात ध्यान रखना एज अ नोट पॉइंट कि आपकी बॉडी के अंदर मान लो ब्लड है, ब्लड में अगर ग्लूकोज ज़्यादा होता है ना तो कौन सी बीमारी होती है? बताओ भाई, कौन सी बीमारी होती है अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए? डायबिटीज़, है ना, डायबिटीज़ हो जाती है। तो आपकी बॉडी में जो भी हार्मोन अगर आपके ब्लड में वो ग्लूकोज की मात्रा बढ़वा रहा है तो उस हार्मोन को आप डायबिटोजेनिक हार्मोन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी वही काम कर रहा है, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करवा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डायबिटीज़ कर देगा। नॉर्मली मतलब एक नॉर्मल हल्का सा लेवल जो है ये ग्लूकोज का इंक्रीज कर देगा, बहुत ज़्यादा होगा तब होती है डायबिटीज़। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कैन से कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डायबिटोजेनिक हार्मोन। तो अगर सवाल आता है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायबिटोजेनिक हार्मोन, तो आप आंसर दे सकते हो क्या? ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिन। ठीक है, अच्छा इसके बाद लिखते हैं इसका टारगेट ऑर्गन कहाँ पे काम करेगा ये। तो आपको पता है वैसे तो आपकी बॉडी की सारी सेल्स पे काम करेगा, ऑल बॉडी सेल्स, क्योंकि सभी को ग्रोथ करनी होती है। मगर मोर प्रिसाइजली आप कह सकते हो कि ये मसल्स पे काम करेगा, मोर प्रिसाइजली ये बोन्स पे काम करेगा। ठीक है, और इसके अलावा आप कह सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है जिसे ग्रोथ करनी है तो ऑर्गन्स पे काम करेगा। ये इसका फंक्शन हो जाएगा, टारगेट साइट हो जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड के बारे में, जो कि कौन सा हार्मोन आता है हमारा? थायराइड हार्मोन। ये सेकंड हार्मोन है। किसने सिक्रेट किया? सेम पिट्यूटरी ने। कौन से वाले पार्ट ने? एंटीरियर या पोस्टीरियर? तो कहेंगे ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से ही सिक्रेट होगा। देखो मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन जितने भी आप पढ़ने वाले हो सब कौन सिक्रेट कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर क्या कोई हार्मोन सिक्रेट करता है? नहीं सर, सिर्फ दो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। ये दो हार्मोन्स हाइपोथैलेमस सिक्रीट करके पिट्यूटरी में डाल देगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ठीक है, तो कोई भी हार्मोन जो है मतलब सिर्फ लास्ट के दो हार्मोन को छोड़ दो, बाकी सारे हार्मोन्स कौन सिक्रीट कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ऐसे आप याद कर लोगे ईजिली। अब बात करते हैं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये क्या फंक्शन होता है इसका। तो आपको पता है कि ये पिट्यूटरी है, इसने एक हार्मोन निकाला TSH विच इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये वाला हार्मोन पिट्यूटरी से निकला है और ये जाके कहाँ पे काम करेगा? ये काम करेगा थायराइड ग्लैंड पे, और थायराइड ग्लैंड जो है वो फिर अपने हार्मोन्स निकाल देगी, जो भी उसे हार्मोन निकालना होगा T3 T4 वो अपने हार्मोन्स निकाल देगी। तो इसने ये हार्मोन निकाला और ये हार्मोन कहाँ पहुँच गया? थायराइड के पास पहुँच गया। तो ये क्या काम करेगा? ये थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को निकलवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आया? तो क्या काम है इस हार्मोन का कि ये थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उन्हें रिलीज करवाएगा। तो इट विल रिलीज थायराइड हार्मोन्स। कौन से होते हैं थायराइड हार्मोन्स? T3 हो गया, T4 हो गया, जिसे आप थायरॉक्सिन भी कहते हो, थायरॉक्सिन। तो इन हार्मोन्स को निकलवाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। कौन सा वाला? TSH। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी? एब्रीविएशन इज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, टारगेट साइट क्या है? कहाँ पे काम करेगा? तो थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा। क्या कुछ मुश्किल है? इजी है ना? सेम। नेक्स्ट पढ़ो, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। पहले इस नाम को बोलना सीखो, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, एड्रीनो मतलब आपकी एक एड्रीनल ग्लैंड होती है, उसमें पाया जाता है ये। ठीक है, मतलब वहाँ पे ये काम करेगा। तो आप कहेंगे क्या फंक्शन है इसका या कहाँ से निकलेगा? तो सेम एंटीरियर पिट्यूटरी, वहीं से निकलेगा। और फंक्शन क्या है इसका? तो ये जो है ये आपके पिट्यूटरी वाले ग्लैंड से निकलेगा। कहाँ पे जाके काम करेगा? आपकी एक एड्रीनल ग्लैंड है, उस ग्लैंड पे जाके ये वाला हार्मोन ACTH, ठीक है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ये जाके काम करेगा किस पे? आपके एड्रीनल ग्लैंड पे, और फिर वहाँ से उसके हार्मोन्स निकलवा देगा। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है इसका। तो आइए लिखते हैं क्या काम है इसका। इट विल रिलीज
एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन। ये एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट करवाता है। कौन से होते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन? जो एड्रीनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं, उसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक हार्मोन है जो एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है, तो वो हार्मोन ये निकलवाएगा, ठीक है। ऐसे और भी होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड, वो सब निकलवा देगा ये, ठीक है। ये सा काम होता है। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी? ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। और टारगेट साइड क्या है? एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। और उस ग्लैंड का भी कौन सा वाला पार्ट? कॉर्टेक्स वाला पार्ट, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड जो है ऐसी ग्लैंड होती है, उसका एक पार्ट होता है मेडुला अंदर वाला, एक होता है कॉर्टेक्स। तो एक कॉर्टेक्स पे काम करता है, ये हार्मोन कॉर्टेक्स पे काम करता है, मेडुला पे काम नहीं करता, ठीक है। फटाफट से इस फ्लो चार्ट को देखो, फिर हम 3 हार्मोन्स और पढ़ते हैं। पहला हार्मोन पढ़ा हमने ग्रोथ हार्मोन, दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और तीसरा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट आपका हार्मोन आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का एक और साइंटिफिक नेम है, इसे आप कहते हो मेमोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। इसे आप मेमोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हो, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज MTH। नाउ क्या फंक्शन है इसका और कहाँ से रिलीज होगा? सेम एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा, कहाँ पे काम करेगा? तो ये फीमेल्स में जो मेमरी ग्लैंड्स है ना, वहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहली बात तो इट विल इंक्रीज ब्रेस्ट साइज फीमेल्स में, पहला काम। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फीमेल्स में लैक्टेशन के दौरान जो मिल्क बनता है वो ये हार्मोन निकलवाता है। तो ये हार्मोन पिट्यूटरी से निकलेगा और मेमरी ग्लैंड्स को बोलेगा कि आप अपना मिल्क बनाओ, ठीक है। ये ऐसा काम होता है। अच्छा, इसका एक और साइंटिफिक एक और नाम होता है इसका, ऑल्सो कॉल्ड एज लैक्टोट्रोपिन हार्मोन, लैक्टोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। बहुत ये लैक्टोजन की प्रोडक्शन करवाएगा, इसलिए इसको लैक्टोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है। अच्छा, टारगेट क्या होगा इसका? मेमरी ग्लैंड्स, सिंपल। मेमरी ग्लैंड जो है इसका टारगेट है, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन की बात करते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। काफ़ी फेमस है, सुना होगा आपने पहले। शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? FSH, है ना। आपने पढ़ा होगा कि आपकी पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है FSH, जो किस पे काम करता है? गोनेट्स पे, टेस्टिस, ओवरीज पे काम करता है। तो ये वो हार्मोन है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहाँ पे काम करेगा? ये दोनों में होता है, मेल्स में भी फीमेल्स में भी। तो पहले ये समझते हैं। अच्छा, कौन निकालेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अच्छा, अब इसका मेल में क्या फंक्शन है और फीमेल्स में क्या फंक्शन है, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों समझते हैं। तो मेल्स के अंदर ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ना, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है और स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है। ये दोनों क्या ही हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो इट विल हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस, ऑल्सो इट हेल्प्स इन स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। NCERT में ये दोनों बातें लिखी हुई है कि जो FSH होता है वो मेल्स के अंदर स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है और स्पर्मेटोजेनेसिस में कैसे हेल्प करता है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके, वो हम सीखेंगे क्लास 12th में। ये 2 फंक्शन हो गए इसके मेल्स के अंदर। फीमेल्स में क्या फंक्शन होता है इसका? फीमेल्स में पहला होता है, नाम ही है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये फॉलिकल डेवलपमेंट करवाएगा। तो पहला काम होगा फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। अगेन इसको हम क्लास 12 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या काम होता है? तो ये FSH जो है ये फीमेल्स के अंदर ईस्ट्रोजन की फॉर्मेशन करवाता है। ईस्ट्रोजन एक ओवेरियन हार्मोन है, तो उसकी फॉर्मेशन करवाएगा। तो ये काम होगा किसका? इसका फीमेल्स के अंदर। साइट क्या है, कहाँ पे काम करता है ये? तो गोनेट्स। गोनेट्स का मतलब क्या होता है? टेस्टिस या ओवरीज। तो वहाँ पे ये एक्शन करने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोन की, जो कि है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको भी आप पॉपुलरली जानते हैं, जिसको LH कहते हैं। ये भी दोनों ही जगह काम करेगा, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। कहाँ से रिलीज होगा? एंटीरियर पिट्यूटरी, मेल्स में काम करेगा और फीमेल्स में काम करेगा। दोनों का फंक्शन जानते हैं, क्या फंक्शन है? तो मेल्स के अंदर जो है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये फॉर्मेशन करवाता है एंड्रोजन की। और आप जानते हैं एंड्रोजन क्या है? ये मेल सेक्स हार्मोन है, राइट। कि आपके बॉडी के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन करना, है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को लेके आना और ऑर्गन्स को डेवलप करवाना, टेस्टिस का डिसेंट करवाना, ये सारे काम कौन करवाता है? ये करवाता है। यही है वो जो करवाता है ये सारे काम।
एंड्रोजन, तो उसकी फॉर्मेशन कौन करवाएगा? ये वाला हार्मोन। कहाँ से निकल रहा है? पिट्यूटरी से निकल रहा है। दूसरा LH जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल है मेल्स के अंदर, आप कह सकते हो स्पर्मेटोजेनेसिस की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। इसके अलावा फीमेल्स में क्या रोल है इसका? फीमेल्स में पहला काम होता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जैसे LH हार्मोन इंक्रीज होता है ना बॉडी के अंदर, तो फीमेल्स में ओव्यूलेशन हो जाता है। तो पहला काम है इसका ओव्यूलेशन करवाना, और यही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये क्या करता है? आगे जाके कॉर्पस ल्यूटियम को भी बनाता है। तो सेकंड फंक्शन क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन करवाना। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये क्या रिलीज करता है? एक हार्मोन जिसे कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि ये जो हार्मोन है ये प्रोजेस्टेरॉन की फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा है। तो तीसरा काम है कि ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनवाता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनवाया किसमें? फीमेल्स के अंदर। तो ये 3 काम होता है किसके? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के। और कहाँ पे काम करेगा? सेम गोनेट्स पे, वहाँ पे ही काम करने वाला है। तो इन सेट ऑफ हार्मोन्स पे नज़र मारो, कोशिश करो कि अभी कभी याद हो जाए, और फिर हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट सेट ऑफ हार्मोन्स पे। इससे पहले हमने ये 3 हार्मोन्स देखे, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स। इसके बाद फिर हमने 3 सेट और देखे, लेक्टिन है ना, प्रोलेक्टिन, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब 3 हार्मोन्स और देखते हैं जो लास्ट हैं, जो पिट्यूटरी निकालेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास हार्मोन आता है, दैट इज कितने हो गए हमारे? 6 हो गए ना, ये 7th हार्मोन है, कॉल्ड एज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये वाला जो हार्मोन है इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कहाँ से निकलेगा? सेम, अच्छा ये निकलता है आपके पार्स इंटरमीडिएट, जो किसका पार्ट है? इट इज द पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, पार्स इंटरमीडिएट। इससे पहले आपने जो भी देखे ना वो सारे एंटीरियर से निकल रहे हैं, लेकिन उसके भी कौन से वाले पार्ट से? पार्स डिस्टेलिस वाले पार्ट से, पार्स डिस्टेलिस। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने देखा हुआ था आपके लिए पिछले स्लाइड पे कि जो आपका ये पिट्यूटरी है इसके 2 पार्ट है, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिएट। पार्ट इंटरमीडिएट सिर्फ एक ही हार्मोन निकालेगा, और वो कौन सा है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये वाला। ये किससे निकलता है? पार्स इंटरमीडिएट से। ठीक है सर, क्या काम होगा इसका? तो ये आपकी बॉडी के अंदर ना मेलानोसाइट जो सेल्स होती हैं है ना, तो उसका आप कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन करवाएगा। ठीक है, तो आपकी स्किन का जो टैनिंग होती है ना, या स्किन का जो डार्क कलर होता है, वो इसकी वजह से आता है। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा, इफ़ समबडी इज़ लाइक हैविंग द डार्क कॉम्प्लेक्शन, तो द रीज़न बिहाइंड इज दिस, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। अगर कोई बहुत ज़्यादा फेयर है तो उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही लेता है। ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं होता कि तुम फेयर एंड लवली और बहुत अपनी सुंदरता है ना, त्वचा को बढ़ाने के लिए है ना, फेयर एंड लवली और जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स तुम इस्तेमाल करते हो, तो उनसे फेयरनेस नहीं बढ़ती है। ठीक है, उनका नाम ही चेंज करना चाहिए। इट्स नॉट फेयर इंक्रीजिंग, या फिर वो गोरी करने वाली स्किन्स होती ही नहीं है पहली बात तो, है ना। तो फेयर वर्ड वहाँ से हटाओ पहले तो उस नाम में से। तो वो जो है वो क्रीम्स वगैरह क्या करती है, सिर्फ आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर चढ़ा देगी। ठीक है, मगर असली में वो जो क्रीम्स हैं वो कभी भी आपकी इन हार्मोन्स को या आपकी बॉडी के अंदर मेलानोसाइट्स वाली सेल्स को चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, तो कोई भी क्रीम आपको गोरा नहीं करने वाली, आपका नेचुरल कलर जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा, और क्या काम होगा इसका? डिस्पर्सल ऑफ मेलानोसाइट ऑन स्किन। जितने ज़्यादा मेलानोसाइट वाले पिगमेंट्स आपके स्किन पे फैलेंगे उतना ही ज़्यादा डार्क कलर आएगा, जितना कम मेलानोसाइट होगा उतना ही फेयर कलर आएगा। ठीक है, ऑन डिस्पर्सल ऑफ मेलानोसाइट्स ऑन स्किन, तो ये पिगमेंट्स का डिस्पर्सल करवाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा? डार्कनिंग ऑफ स्किन हो जाएगी, डार्कनिंग ऑफ स्किन। बट हाँ, ये ह्यूमंस के अंदर वेस्टिजियल है, लेकिन हाँ प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होते हैं, हम देखा होगा जो वुमेन्स प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनका ना कलर या कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क हो जाता है, बिकॉज उस टाइम पे ये हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है। तो दैट इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस। ओके, तो प्रेग्नेंट वुमेन में ये वाला फंक्शन इंक्रीज हो जाता है, बाकी ह्यूमंस में ये वेस्टिजियल है। ठीक है,
चलिए कहाँ पे काम करता है, स्किन पे काम करता है। टारगेट ऑर्गन क्या है इसका, स्किन। ये हो गया इसका आंसर। अब आता है नेक्स्ट 8th हार्मोन जो कि है ऑक्सीटोसिन और ADH। ये दोनों ही हार्मोन्स कहाँ से निकलेंगे, ये निकलेंगे आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो बॉस ये यहाँ से निकलते हैं, इकलौते ऐसे हार्मोन्स, बहुत ध्यान रखेंगे इनका, ये दोनों यहाँ से निकलते हैं। आइए इसके फंक्शंस जानते हैं। ऑक्सीटोसिन जो होता है क्या करता है, या इसको ना चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। इट हैज़ अनदर फैंसी नेम कॉल्ड एज चाइल्ड बर्थ हार्मोन, चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी कहते हैं इसको, ठीक है। और हाँ, इसका ये साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा फंक्शन क्या होगा इसका, ये पहली चीज़ तो आपका तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इसका फंक्शन होता है ताकि एक बेबी जो है वो एक्सपेल आउट हो सके, तो ये पार्चुरेशन में हेल्प कर रहा है। पार्चुरेशन में इसका रोल होगा। इसके अलावा इसका एक और काम है, जो ऑक्सीटोसिन होता है ना, वो आप बॉडी के अंदर या फीमेल्स के अंदर जो मिल्क है, मिल्क को बनाने वाला हार्मोन कौन सा था, याद करो, प्रोलैक्टिन। ये मिल्क बनाता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इसका फंक्शन है, ठीक है, प्रोडक्शन। लेकिन वो मिल्क को मेमरी ग्लैंड से बाहर निकलवाने का काम कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन। तो ये इजेक्शन ऑफ मिल्क में रिस्पॉन्सिबल है, इजेक्शन ऑफ मिल्क। तो ये मिल्क का इजेक्शन करवाएगा कौन, आपका ऑक्सीटोसिन। कहाँ पे काम करता है, दो जगह इसकी, एक तो यूट्रस में काम करेगा और एक मेमरी ग्लैंड्स पे, और एक मेमरी ग्लैंड्स पे, ठीक है। ये हो गया इसका साइट ऑफ एक्शन। और इसके अलावा हम बात करें लास्ट हार्मोन विच इज़ ADH, है ना, शॉर्ट फॉर्म में से कहते हैं ADH, या इसका एक और साइंटिफिक नेम है कॉल्ड एज वैसोप्रेसिन। और आई थिंक इसके नाम से ही आप इसका मतलब निकाल सकते हैं। वैसोप्रेसिन मतलब ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है, दबा देगा, पतला कर देगा। तो कहाँ से निकलेगा, सेम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और क्या काम होगा इसका, तो ये जो ADH है, पहली बात तो इसका काम होता है रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये पानी का रीएब्जॉर्प्शन करेगा फ्रॉम DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। आपको पता है नेफ्रॉन के पार्ट्स होते हैं DCT और कलेक्टिंग डक्ट। तो DCT और कलेक्टिंग डक्ट, जैसे मान लो ये क्या है, ये DCT है, तो DCT में से ये पानी का रीएब्जॉर्प्शन करवा लेगा कौन, ADH। तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ताकि क्या हो, यूरिन जो है वो कैसा बने। अगर आपने यूरिन में से पानी निकाल दिया तो यूरिन कैसा हो जाएगा, कॉन्सनट्रेटेड हो जाएगा। तो ये कब रिलीज होगा, जैसे मान लो आप रेगिस्तान में हो, है ना, अब उस रेगिस्तान में आप खो गए हो, पानी नहीं है आपके पास, तो क्या उस टाइम पे आप भर भर के सुसु करोगे, नहीं। उस टाइम पे ओबियसली आपको पानी बचाना है, तो आपकी बॉडी पानी को बचाएगी। तो क्या होगा, उस टाइम पे एक तो यूरिनेशन कम हो जाएगा और ADH ज़्यादा रिलीज होगा, ताकि आपकी यूरिन में से पानी को रीएब्जॉर्ब किया जा सके और आपकी बॉडी को पहुँचाया जा सके, ठीक है। तो ये वाला हार्मोन ये काम करता है, पहला काम है इसका। दूसरा काम है कि ये ब्लड वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे यूरिन कैसा होगा, कॉन्सनट्रेटेड। अच्छा, दूसरा काम क्या है इसका, ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। और आप खुद सोचो, अगर ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या BP इंक्रीज नहीं होगा। ये तो होता है कि अगर ये ब्लड वेसल्स हैं, इसमें फ्लो करने वाला फ्लूइड अगर ज़्यादा प्रेशर लगाए या ब्लड वेसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो क्या होगा, BP इंक्रीज हो जाएगा। तो इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि बताओ साइट ऑफ एक्शन क्या है, कहाँ पे ये काम करता है, तो इसका साइट ऑफ एक्शन हो जाएगा, इसका साइट ऑफ एक्शन जो है वो हो जाएगा, यू कैन से किडनी एंड ब्लड वेसल्स। किडनी एंड ब्लड वेसल्स पे ये वाला हार्मोन जो है काम करता है। होपफुली दिस इज़ क्लियर। तो यहाँ पे भाई हमने बात कर लिया किसके बारे में, वी हैव टॉक अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या होती है, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं इसके, ये सब हमने यहाँ पे देख लिया है। तो फटाफट से नज़र मारो, फिर हम इसके डिसऑर्डर्स पढ़ के हम इस टॉपिक को भी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेशन क्या है, ये सब कुछ डिटेल्स हमने ले ली, है ना। क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके, दो पार्ट हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर के दो पार्ट्स हैं, पार्ट्स इंटरमीडिएट, पार्ट्स डिस्टेलिस, और पार्ट्स नर्वोसा इज द पार्ट ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, देखो ध्यान से, हो गया। नेक्स्ट
ये हमने लोकेशन इसका साइट देख लिया कहाँ पाई जाती है, फिर हमने हार्मोन्स की बात करी। कौन कौन से हार्मोन्स हैं एक बार आप देखो, फिर आपसे मैं पूछता हूँ। 1 2 3 हो गया, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट, है ना। वीडियो को पॉज करके ध्यान से देख लो कौन कौन से हार्मोन्स थे। पहला ग्रोथ हार्मोन, दूसरा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन ACTH, तीसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और चौथा प्रोलैक्टिन। ये 4 हार्मोन्स हो गए। फिर आएगा FSH LH और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हो गया आपके पास 5 एंड 8 हो गए। और इसके अलावा लास्ट के 2 हार्मोन्स कौन से हैं, ऑक्सीटोसिन और आपका ADH। तो ये सारे हार्मोन्स किसके हार्मोन्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हार्मोन्स हो गए आपके पास, आई थिंक 9 हो गए, है ना। उन 9 में से एक है आपके बीच वाले का, मतलब पार्ट्स इंटरमीडिएट का, और 2 हैं किसके, आपके लास्ट पार्ट्स नर्वोसा के, विच इज़ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और बाकी जो बच गए आपके 6 वो किसके हैं, वो हार्मोन्स हैं आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं डिसऑर्डर्स पे कि अगर मान लो इन हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाए, मान लो हमारी बॉडी के अंदर ये हार्मोन्स ठीक से नहीं बन पा रहे, तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। तो अगर ग्रोथ हार्मोन ठीक से नहीं बनेगा, या STH इज़ व्हाट, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, अगर इसका प्रोडक्शन नहीं होगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, लेट्स टॉक अबाउट दैट, ठीक है। देखो अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो हाइपर सिक्रेशन या हाइपो सिक्रेशन, या तो ये हार्मोन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाए या ये हार्मोन बहुत कम सिक्रीट हो। दोनों कंडीशंस देखते हैं। पहले हम बात करते हैं हाइपो सिक्रेशन के बारे में। हाइपो सिक्रेशन, अगर ये वाला हार्मोन बहुत कम बन रहा है, हाइपो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो क्या होगा। सो इन सच कंडीशंस यू विल से 2 चीज़ें, या तो ये हार्मोन्स पहली बात तो कम बन रहा है, लेकिन कब कम बन रहा है, बचपन में, या जब आप बड़े हो गए हैं तब इसका प्रोडक्शन कम हो गया है। तो 2 कंडीशंस बन सकती हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, कि अगर को मान लो चाइल्डहुड में ही या एम्ब्रियोनिक लाइफ में अगर इसका प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया है, तो इन दैट केस बीमारी हो जाएगी, जिसे आप कहते हो, यू कॉल इट, आप इसे कहते हो डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म का एक और साइंटिफिक नेम है लेरियन लेवी सिंड्रोम। इसका एक और साइंटिफिक नेम है एटिलियोसिस। तो ये जो डिसीज़ है, देखा होगा आपने ना, सर्कस में जो मिडगट्स होते हैं, सर्कस में जो छोटे बोने होते हैं ना, दैट इज़ समथिंग, उनको ये डिसीज़ हो रखी होती है, विच इज़ कॉल्ड एज डॉर्फिनिज्म। क्या होगा इसमें, पहली बात तो शॉर्ट स्टर्चर हो जाएगा। शॉर्ट स्टर्चर का मतलब क्या है कि हाइट जो है वो छोटी रह जाएगी, लेकिन IQ नॉर्मल होगा, ठीक है। तो शॉर्ट फिजिकल ग्रोथ बट नॉर्मल IQ। तो वो जो मिडगट्स होते हैं ना सर्कस के अंदर, वो उनका IQ बिल्कुल नॉर्मल है, हालांकि वो छोटे दिख रहे हैं आपको, है ना, जोकर बन के आपके सामने आ रहे हैं, बट दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो इस सोसाइटी को, है ना, इस क्रूअल सोसाइटी के नेचर को सब जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो दे आर नॉर्मल, ओके, बस हाइट कम है उनकी, तो हमारी सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती, है ना। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो शॉर्ट स्ट्रक्चर हो गया, शॉर्ट फिजिकल ग्रोथ होती है लेकिन नॉर्मल IQ के साथ, और इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, यू कैन सी मिडगट्स, सर्कस मिडगट्स, है ना, जिसको आप बोने भी कहते हो, ठीक है। ये हो गया पहली डिसीज़। अब अगर मान लो ये कब रिलीज़ हो, अगर मान लो ये रिलीज़ हो रही है कब, जब एक एडल्ट बन चुका है, तो अगर को ये रिलीज़ होगी इन एडल्टहुड, तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, देन दे विल बी अ डिसऑर्डर विच इज कॉल्ड एज एक्रोमाइक्रोन, ठीक है। ये वाली बीमारी हो जाएगी। और इसमें क्या होता है, इसमें ना एक पर्सन की ग्रोथ तो नॉर्मल हो चुकी है, बिकॉज यू नो एडल्ट एज में जाके ये हार्मोन कम हुआ है, तो ग्रोथ तो नॉर्मल हो गई है, लेकिन उसके जो हाथ पैर होंगे ना वो छोटे हो जाएंगे। तो लिम्ब्स एंड फीट जो है वो छोटे हैं लेकिन नॉर्मल ग्रोथ है। तो नॉर्मल हाइट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, बट शॉर्ट लिम्ब्स एंड फीट और लिम्स जो हैं वो छोटे छोटे से रह जाएंगे, बाकी उसकी जो ग्रोथ है वो नॉर्मल होगी। सो दीज आर द 2 डिसीज अगर को ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट हो। हाइपो मतलब कम सिक्रीशन, ठीक है।
अब बात करते हैं अगर ये ज़्यादा सिक्रीट हो गया तो क्या होगा, है ना, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ दिस। तो लेट्स टॉक अबाउट द हाइपर सिक्रेशन। ठीक है, देयर इज अ हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, दैन व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। तो आप कहेंगे कि सेम कंडीशंस, क्या चाइल्डहुड में इसका ज़्यादा सिक्रेशन हुआ है या एडल्ट में जाके इसका ज़्यादा सिक्रेशन हुआ है। तो दोनों केसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला केस, अगर ये बचपन में ही बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाए तो देन दिस द कंडीशन इज कॉल्ड एज जाइजेंटिज्म। यू नो खली, द ग्रेट खली, है ना, उसको ये सेम डिसीज़ है कि मतलब उसकी बॉडी बचपन में ही क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा ये ग्रोथ हार्मोन बन गए थे, इसलिए उसकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है। तो इट्स नॉट समथिंग कि उसने बॉडी बिल्ड करके अपनी हाइट बढ़ाई है, वो इस हार्मोन की वजह से उसको एक्चुअली एक डिसीज़ है, एक बीमारी है। ठीक है, तो जाइडेंटिज्म जो है ये डिसऑर्डर हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें आप कहेंगे कि हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो लॉन्ग हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। ठीक है, देयर इज़ अ लॉन्ग हाइट, तो लंबे लंबे हाथ होंगे, लंबे पैर होंगे, फीट वगैरह काफ़ी लॉन्ग हो जाएंगे। सो दिस इज़ द कंडीशन कॉल्ड एज जाइडेंटिज्म। वहीं अगर कोई ये वाला हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होगा लेकिन एडल्टहुड कंडीशंस में, अगर एडल्ट्स में हाइपर सिक्रेशन हुआ है तो इन दैट केस द डिसीज विल बी कॉल्ड एज एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली। एंड इसमें क्या होगा, तो इसमें सिंपली पर्सन की हाइट तो नॉर्मल है लेकिन उसके हाथ पैर बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे। तो इन सच कंडीशंस द हाइट इज नॉर्मल, लेकिन लॉन्ग फीट या लिम्ब्स, तो फीट और लिम्ब्स लंबे हो जाएंगे। उसका जॉ जो है वो प्रोट्रूटेड हो जाएगा, प्रोट्रूटेड जॉ, तो उसका जॉ जो है वो थोड़ा सा लंबा या बड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा काइफोसिस हो जाएगा, काइफोसिस। ठीक है, काइफोसिस इज ऑल्सो अ डिसऑर्डर जो उसको हो सकता है। तो दीज आर द कंडीशन जो उस पर्सन के साथ हो सकती है अगर ज़्यादा सिक्रेशन हुआ किसका, ग्रोथ हार्मोन्स का। ठीक है, तो डायग्राम्स देख लो कैसे कैसे होता है। ये फर्स्ट यू कैन सी द बिग जाइंट हेयर है ना ऑन द स्क्रीन। तो ये जो पर्सन है, दिस पर्सन इज, ये नॉर्मल लोग हैं। ठीक है, ये एडल्ट लोग हैं, नॉर्मल है। लेकिन देखो ये पर्सन जिसमें क्या हो रखा है, द डिसीज इज जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म इसको एक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। दिस इज द टॉलेस्ट पर्सन एवर, दुनिया का सबसे लंबा इंसान जो है वो यही है। ठीक है, इस पर्सन में देखो ये ट्विंस है लेकिन इसकी हाइट नॉर्मल है लेकिन इसकी हाइट इंक्रीज हो गई है, तो इट इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम जाइजेंटिज्म। इट इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम जाइजेंटिज्म। ठीक है, इस पर्सन में देखो इसकी हाइट तो नॉर्मल है लेकिन आप देखोगे इसका थोड़ा सा जॉ है ना काफ़ी बड़ा सा हो गया है ना। आई एम फीलिंग एफ्रेड, बहुत पास है मेरे ये। तो यू कैन सी द ईयर्स एंड द द जॉ इज प्रोटेक्टेड, तो आप इसको कहोगे एक्रोमेगैली, क्योंकि इसमें एक पर्सन की हाइट तो नॉर्मल है लेकिन जो जॉ वगैरह है वो इंक्रीज हो गया है। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्रोमेगैली। होपफुली ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने डिसऑर्डर्स पढ़ लिए किस चीज़ के, ये हमने डिसऑर्डर्स पढ़ लिए ग्रोथ हार्मोन के। अगर ग्रोथ हार्मोन कम या ज़्यादा सिक्रीट होगा तो ये बीमारियाँ हो सकती हैं। ओके, इसके अलावा एक डिसीज़ और है, अगर वो किससे होगी, एक और डिसीज़ है अगर ADH का कम सिक्रेशन हो जाए तो। ठीक है, सो इफ देर इज लेस सिक्रेशन ऑफ ADH, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, वी हैव स्पेस। तो अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बीमारी है किसकी, कौन सी, तो आप कहोगे इफ देर इज अ हाइपोसिक्रेशन ऑफ ADH। ADH क्या था, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको आप वैसोप्रेसिन भी कहते हो। क्या काम था सोचो इसका, क्या काम था इसका सोचो। तो ये जो है ADH का हाइपर सिक्रेशन कॉज कर सकता है डायबिटीज इंसिपिडिस। भाई ध्यान रखना कि यार डायबिटीज़ का मतलब ये नहीं होता कि जो बंदा बहुत ज़्यादा मीठा खाता है उसे डायबिटीज़ हो जाएगी। मीठा खाने से कभी डायबिटीज़ नहीं होती। ठीक है, डायबिटीज़ कब हो सकते हैं, जब आपकी बॉडी अगर खुद से ही इंसुलिन बनाना कम कर दे। नाउ अगेन ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा मीठा खाओगे तो इंसुलिन कम बनेगा, ये किसी डिसीज़ या म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो इंसुलिन अगर बॉडी में कम बन रहा है तो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा एंड देन दिस इज कॉल्ड एज डायबिटीज़। ठीक है, और उस टाइम पे हम सजेस्ट करेंगे कि यार उस पर्सन को मीठा कम खाना है या नहीं खाना है, बिकॉज बॉडी में इंसुलिन नहीं है, तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। और इंसुलिन के इंजेक्शंस पेट पे लिए जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है,
तो लेकिन हाँ वो है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसका रिलेशन ग्लूकोज के साथ है ना, मीठे के साथ है। एक और तरह की डायबिटीज़ होती है जिसे आप कहते हो डायबिटीज़ इंसिपिडस, इसका कोई रिलेशन नहीं है मीठी वाली डायबिटीज़ के साथ। तो इसमें वो पर्सन जिसको डायबिटीज़ इंसिपिडस हो रखा है वो चाहे कितना ही मीठा खाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंजेक्शंस ले इंसुलिन के ना ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि नहीं लेगा क्योंकि वो बीमारी तो है ही नहीं। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस का कोई रिलेशन नहीं है मीठा खाने से। क्या होता है इस बीमारी के अंदर, आपको पता है कि ADH जो है वो कम सिक्रीट हो रहा है। तो ADH क्या करता है, ADH जो है ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता था। ADH was responsible for water reabsorption। अब अगर ADH ही कम सिक्रीट हो रहा है तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, तो मतलब किडनी पानी को रीएब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। तो जो यूरिन है उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, तो इन सच कंडीशन दे विल बी डाइल्यूटेड यूरिन, डाइल्यूटेड यूरिन। और अगर डाइल्यूटेड यूरिन है मतलब बहुत सारा यूरिन है, तो उस पर्सन को बार बार फॉर यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, मतलब सुसु के लिए जाना पड़ेगा। तो यू कैन से डिसीज इज कॉल्ड एज पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया क्या होता है कि बार बार फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन, फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन उस पर्सन को करना पड़ेगा, बार बार वो यूरिनेशन के लिए जाने वाला है। गॉट इट। तो ये डिसीज़ हो जाएगी और इसमें 8 से 10 लीटर जो यूरिन है वो पर्सन रोज करेगा, 8 to 10 लीटर पर डे। तो इतना यूरिन इतनी बार सुसूस को जाना पड़ेगा, तो आधी ज़्यादा लाइफ अपनी वो वॉशरूम में ही बिताएगा। और इसके अलावा दिस डिसीज़ इज कॉल्ड एज डायबिटीज़ इंसिपिडस। होपफुली ये आपको क्लियर हो चुका है। डन। तो यहाँ पे हमने हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट किया, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, हमने बात करी है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। हाइपोथैलेमस को हम अपनी अगली वाली मुलाकात में पढ़ लेंगे, ठीक है। हाइपोथैलेमस, स्पाइनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सब हम आगे वाली मुलाकात में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी कंप्लीट हियर एंड दैट्स अबाउट द लेक्चर। तो ये लास्ट में जाने से पहले, अभी भी छुट्टी नहीं हुई है, ठीक है, बैठो पढ़ो ध्यान से। हमें क्या करना है, हम एक काम करते हैं, फटाफट से कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एंड दैट्स वी विल एंड दिस सेशन ऑल्सो। तो डायग्राम है आपके इसका, तो आइए कुछ सवाल लगाते हैं, ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो इट्स अ टाइम फॉर क्विज एंड क्विज। कुछ सवाल शायद आपके पास अभी यहाँ पे नहीं होंगे, बट लेट्स सी कौन कौन से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल आपके पास है, कह रहा है पहले आप ये ऑप्शंस पढ़ लीजिए, फिर हम इनको फिलअप करेंगे। टेक योर टाइम, ध्यान से पढ़ लो वीडियो को पॉज करके। पहला सवाल कह रहा है कि कनेक्ट द पिट्यूटरी ग्लैंड विद हाइपोथैलेमस। वो क्या चीज़ है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्ट करती है। तो फिर आपने आंसर्स दे दिए होंगे। नाउ द करेक्ट आंसर इज पिट्यूटरी स्टॉक, है ना, जिसे हम इन्फंडिबुलम भी कहते हैं। तो फर्स्ट का आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है, पिट्यूटरी स्टॉक यहाँ पे आंसर आ जाएगा। लिख दो क्या, पिट्यूटरी स्टॉक, जिसको आप इन्फंडिबुलम भी कहते हो। डन। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है कंपोस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। कौन है जो ग्लैंडुलर टिश्यू से बना हुआ है, और नेक्स्ट पढ़ लो कौन है जो नर्वस टिश्यू से बना हुआ है। तो मैंने आपको कहा था लेक्चर के दौरान कि आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो प्रॉपर्ली नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, लेकिन एंटीरियर वाला जो है ये थोड़ा सा या इनडायरेक्टली कंट्रोल में है। तो ग्लैंडुलर वाले पार्ट की बात करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। लेकिन अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, जो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये हम और बेहतरीन समझ लेंगे हमारी अगली मुलाकात में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस टू एंटीरियर पिट्यूटरी। कौन है जो आपके हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, ठीक है। तो ये भी हम अगली नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, मगर इसका आंसर जो है अभी को, द आंसर इज पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम। हाँ, ठीक है, पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम। एक पोर्टल सिस्टम होता है जिसे आप कहते हो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, उसकी मदद से हार्मोन्स जो हैं वो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी के अंदर आते हैं। लास्ट कह रहा है एक स्फेनॉइड बोन का जो होलो स्ट्रक्चर है या फिर जो कैविटी है उसे कहते हैं हाइपोफाइसियल फोसा, या उसी का एक और नाम क्या है, सेला टर्सिका, सेला टर्सिका। तो ये जो है ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। होपफुली इट इज़ क्लियर, है ना, सिंपल था। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये, और ये आपको फिल करना है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। इतना तो यार कर ही सकते हो, है ना, सारा बहुत ज़्यादा स्मूथ फीडिंग भी अच्छी बात नहीं है, थोड़ी से एफर्ट्स अपने आप लगाओ, याद करो और लिखो। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि बताओ ग्रोथ हार्मोन, GH की फुल फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखनी है आपको, इट इज़ ग्रोथ हार्मोन, सिंपल। और क्या नाम है इसका,
सोमैटोट्रोपिन। तो ये नाम हो गया इसका। फंक्शन क्या होता है इसका कि प्रोटीन एनाबॉलिज्म का करवाना है ना, मसल्स की ग्रोथ करवाना, बोन की इलोंगेशन करवाना, तो मसल्स बोन्स की ग्रोथ करवाना है ना, ग्लूकोज को इंक्रीज़ करवाना, प्रोटीन का एनाबॉलिज्म करवाना, वो सारे इसके फंक्शंस होते हैं। ऐसे ये सब आपको यहाँ पे फिल करना है। दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में कि डायग्राम क्या होता है हाइपोथैलेमस का, ये भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये कुछ सवाल और है, बताओ इसका आंसर क्या है, बोलो जरा बोलो, क्या आंसर होगा इसका। लेवल ऑफ विच हार्मोन आर कंट्रोल बाय द नेगेटिव फीडबैक ऑफ मैकेनिज्म। तो नहीं, ये आपका अगेन हाइपोथैलेमस से लिंक है, तो इसको अभी छोड़ सकते हो। अगर आपको आंसर आता है तो यू कैन जस्ट डेफिनेटली टिक इट, है ना। बाकी हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द मोस्ट अबंडेंट हार्मोन बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला सबसे ज़्यादा हार्मोन कौन सा होता है, जो ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तो आंसर है इसका, ऑप्शंस पढ़ लिए, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो, देखें। कह रहा है ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्रोथ हार्मोन क्या कर सकता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, स्टोरेज ऑफ फॉस्फेट, या फिर डिवीजन ऑफ द सेल्स बॉडी, या फिर आपका प्रोटीन सिंथेसिस। तो देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आप नहीं कहोगे, बिकॉज सिर्फ कैल्शियम नहीं होता, फॉस्फेट के साथ होगा, तो इसको आप नहीं करोगे। अगर फॉस्फेट होता साथ में तो आप करते। फैट को स्टोर करना भी काम नहीं होता ग्रोथ हार्मोन का, लेकिन हाँ डिवीजन ऑफ द सेल बॉडी जो ग्रोथ करवाएगा सेल की, और प्रोटीन का सिंथेसिस, दोनों ही फंक्शंस के हैं आपके ग्रोथ हार्मोन के। तो ऑप्शन सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। अगला सवाल कह रहा है T3 इज ऑल्सो नोन एज। T3 हमने अभी नहीं पढ़ा है, तो इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट करेक्ट मैच पेयर, हाँ इसमें से करेक्ट मैच करिए। पाइनियल ग्लैंड भी हमने नहीं पढ़ा, छोड़ दो इसको भी। ये बताओ, हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज एंड आर प्रोड्यूसिंग। तो हॉर्मोन्स क्या है, इंटर सेलुलर या फिर इंट्रा सेलुलर। यस, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, हाँ बताओ क्या आंसर होगा, इंटर सेलुलर, है ना। तो इंटर में एक ऑप्शन आपके पास ये है, इंटर में एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है। अब बताओ मोर अमाउंट या ट्रेस अमाउंट, तो कम अमाउंट में निकलते हैं ट्रेस, मतलब ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। नेक्स्ट आपसे कह रहा है मेलेटोनिन हमने नहीं पढ़ा है अभी तक, ये सब हमने हार्मोन्स पढ़ लिए क्या। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये कह रहा है कि टीसीटी क्या होता है, थायरोकैल्सिटोनिन, एल्डोस्टेरोन, हमने भी नहीं पढ़ा, इसको आप छोड़ देना, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो अभी हमने बहुत कम पढ़ा है, इसलिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चंस को भी करेंगे। अच्छा, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि दोज हॉर्मोन्स विच पास डायरेक्टली थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज द लिपिड एफिनिटी। तो बस यहीं से समझ जाओ, लिपिड एफिनिटी मतलब ये पूछ रहा है आपके पास लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स के बारे में। तो कौन सा हार्मोन लिपिड सॉल्युबल है, सोचो। स्टेरॉइड्स जो है वो लिपिड सॉल्युबल है। ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं क्या, नहीं, ये लिपिड सॉल्युबल नहीं है, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। और फेनोलिक हार्मोन्स ये भी नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, इन एडिनोहाइपोफाइसिस, पहले आप पढ़ लो एक बार ध्यान से, फिर देखते हैं हम साथ में। In adenohypophysis, part of pituitary gland, different type of principal cells are found which secrete different type of hormones. तो adenohypophysis किसका scientific name है? It is the scientific name of anterior pituitary, है ना। तो anterior pituitary से आपको बताना इनमें से क्या मैच कर रहा है। तो आपको पता है लैक्टोट्रोपिन, और इसने कहा है इनकरेक्ट, बताओ कौन सा गलत है। तो आपको पता है लैक्टोट्रोपिन जो कि प्रोलैक्टिन है, मिल्क प्रोडक्शन, सही है। थायरोट्रोपिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, सही है। कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स ग्रोथ करवाता है, नहीं। ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सोमैटोट्रोपिन, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारा यही सही आंसर है। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ हार्मोन्स बाइंड्स विद द इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के अंदर अगर रिसेप्टर है तो वो कौन सा हार्मोन हो सकता है जिसके रिसेप्टर सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि LH, FSH ये हार्मोन जो थे इनके रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, सेल के बाहर होते हैं, बिकॉज दीज आर प्रोटीन हार्मोन्स। नाउ पिछली क्लास याद करना, नहीं पता तो ठीक है। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों ही कौन से हार्मोन्स थे, स्टेरॉइड हार्मोन्स थे, और स्टेरॉइड हार्मोन्स के रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल आर नॉट रिक्वायर्ड। कौन से वाले हार्मोन्स में सेल के अंदर रिसेप्टर्स नहीं चाहिए होंगे, नहीं चाहिए। तो आपको पता है FSH जो है इसके रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, सेल के बाहर होते हैं, राइट। बाकी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, थायराइड, प्रोजेस्टेरोन, इनके हार्मोन्स कहाँ होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। तो वो कौन सा हार्मोन है जिसके जो रिसेप्टर्स हैं वो सेल के अंदर नहीं हैं, तो FSH, इसके सेल के बाहर होते हैं, ठीक है।
तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल था। हार्मोन सिंथेसाइज इन हाइपोथैलेमस इंक्लूड्स, हाइपोथैलेमस में कौन सा हार्मोन बनता है आपको बता दिया है मैंने, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, ये दो हार्मोन जो है ये आपके हाइपोथैलेमस के अंदर बनते हैं, बाकी सारे हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी खुद बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट दिस पैराग्राफ, तो ये पैराग्राफ को कंप्लीट करना है और इसका आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो आप एक काम कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिएगा, अगले सेशन की स्टार्टिंग में मैं आपको ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। बहुत टाइम हो गया अभी तो, है ना, तुम भी फंस जाओगे अभी, मैं, है ना। तो बट वी विल डू, हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। इट्स अबाउट एडीएच, कि एडीएच कहाँ से निकलता है ना, गेस करना, आंसर्स मत देखना, खुद से ट्राई करना, 2-3 अटैम्प्ट देना, बिकॉज इससे तुम्हारा दिमाग खुलेगा। ये नहीं कि सर ये तो एमसीक्यू तो है नहीं, क्यों करवा रहे हो इस क्वेश्चन को, दिमाग खोलना है, ठीक है। तुम्हारा जो दिमाग में जंग बढ़ गई है ना, उस दिमाग को खोलना है, तो इसलिए हमें ये क्वेश्चन करना है। चलिए फिर, है ना, आज की इस मुलाकात को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलेंगे हमारी अगली मुलाकात में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें। डिस्क्रिप्शन में DPPs मिलेगी, उनको अटैम्प्ट कीजिए। एंड इफ यू लाइक द सेशंस, इफ इट्स हेल्पफुल फॉर यू, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक द सेशन ऑल्सो। कमेंट मी इफ़ यू हैव स्टिल एनी ओपिनियन और कोई डाउट हो तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हम मिलेंगे हमारी आने वाली मुलाकात में। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, टेक केयर।